मॉन्स्टर्स ने दुनिया में घुसपैठ की और सब कुछ धीरे धीरे डिस्पेयर में डूबने लगा। लोगों ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी ताकि वो जगह बचा सके जिसे वो अपना घर कहते थे। उन्हीं बहादुरों में एक था इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट कार्सिलियन लिएंडियन, जिसने इस खतरे से उतनी ही बेरहमी से लड़ाई की। सालों तक वो अनगिनत मॉन्स्टर्स से लड़ता रहा, सिर्फ एक ब्लेड के सहारे, और दिल में डर का नामो निशान नहीं था। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसे लड़ना पड़ा एरन के ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर से। वो कमीना वाकई टफ नट था। लड़ाई बहुत ही ब्रूटल रही, लेकिन आखिरकार कार्सिलियन ने उस पीस ऑफ इटीस डरस को गिरा ही दिया। पर इस जीत की कीमत भी बड़ी थी। बैटल के बाद वो खुद भी मौत का शिकार बन गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब उसकी आत्मा एक खाली वॉइड में भटक रही थी, तभी उसकी मुलाकात हुई एक ह्यूमन लड़के से जो किसी अर्थ नाम के प्लेनेट से आया था। उसका नाम था सियो दोजान। वो भी मरने के कगार पर था, किसी अनजान वजह से। मरने से पहले वो वेरियन से एक सिंपल रिक्वेस्ट करना चाहता था, लेकिन वेरियन ने रिक्वेस्ट सुने बिना ही उसे साफ मना कर दिया। भाई बस चैन से मरना चाहता था। उसने अपना देश मॉन्स्टर से हार दिया, अपने चाहने वालों को खो दिया और आखिरकार कुत्ते जैसी मौत मरी। दूसरी ओर एसियो दोजान को भी जीने का शौक नहीं था, लेकिन वो डेस्परेटली चाहता था कि उसका परिवार अच्छी जिंदगी जिए। अब ऐसा लगता है कि वैंडियन आखिरकार इस लड़के की बात सुनने को तैयार है। जैसे ही वो राजी हुआ, लड़का ऐसे खुश हुआ जैसे कोई बच्चा कैंडी स्टोर में घुस गया हो। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, बस चाहता हूं मेरा परिवार पीसफुली जी पाए। और इस तरह कार्सिलियन ने उसकी रिक्वेस्ट ग्लैडली एक्सेप्ट कर ली। उसका नया मिशन था उस परिवार की प्रोटेक्शन, और वो पहुंच गया अर्थ पर एसियो दोजान की टीनेज बॉडी में। अब उसका टारगेट है नम्सन गेट में इन्फिल्ट्रेट करना, जो सी रैंक पर रखा गया है ऑब्वियस रीजंस की वजह से। वहां सिर्फ रजिस्टर्ड हीरोज को एंट्री मिलती है। गेट पर एक ऑटोमेटेड मशीन बार बार चिल्ला रही है, प्लीज स्कैन योर आईडी कार्ड। लेकिन भाई के पास आईडी कहां से आएगी? तो वो सीधा ऑथोराइज्ड बिल्डिंग में घुस गया, फुल फोर्स से गेट तोड़कर। सिक्योरिटी अलार्म बुरी तरह ब्लेयर करने लगा। अनऑथोराइज्ड इन्फिल्ट्रेशन डिटेक्टेड। अंदर पहुंचकर वो आराम से घूमने लगा, मॉन्स्टर ढूंढने के मूड में। तभी उसका सामना हुआ एक हीरोज की पार्टी से। वो लोग ऑफिशियली लाइसेंस्ड थे और ऑथोराइज्ड एंट्री के साथ आए थे। उन्होंने उसे देखा और सोचा शायद कोई लॉस्ट बंदा है, तो पोलाइटली रास्ता दिखाने की ऑफर दी। क्योंकि वो खुद भी बाहर की ओर जा रहे थे, उन्होंने सोचा उसे साथ ही ले चलते हैं। लेकिन दोजान एकदम चुप रहा। वाइब ही अजीब सी थी। वो कैजुअल कपड़े पहने था, बिल्कुल हीरो जैसा नहीं लग रहा था। हाँ, आजकल पोर्टर्स जरूर कैजुअली कपड़े पहनते हैं, लेकिन भाई का आउटफिट तो हद से ज्यादा सिंपल था। और उस बैग में क्या था, ये भी सवाल बना रहा। उन्हें शक था कि शायद ये कोई क्लूलेस पोर्टर है जिसे उसकी पार्टी ने छोड़ दिया। फिर भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। आखिरकार दोजान बोलता है, वो जानता है कि लोग उसके प्रेजेंस को सस्पिशियस मान रहे हैं, लेकिन वो खुद आया है बिना किसी हीरो पार्टी के। ये सुनकर पार्टी का एक मेंबर गहरी सांस लेता है और समझ जाता है कि मामला क्या है। उसने पहले भी ऐसे लोग देखे हैं जिन्हें हीरो बनने का सडन बोनर आ जाता है, फ्लैशी टीवी एड्स देखकर। लेकिन वो जोश बहुत जल्द मौत का रीजन बन सकता है। बिना सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग के कोई सीधे गेट में कूद पड़े तो। उसने समझाया कि पहले हीरो बनो, टेस्ट पास करो, फिर सी रैंक गेट में घुसो, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। पर हमारे बॉय दोजान ने उसका फ्री एडवाइस सुनने के बाद बहुत साफ कह दिया, मुझे किसी की मौका जरूरत नहीं। हीरो टीम का क्रू चौंक गया कि ये बच्चा इतनी कोल्ड टोन में क्लैप बैक कैसे कर गया। वो लोग तो बस हेल्प करना चाह रहे थे। थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उनका लीडर बोला, लेट इट गो भाई, नहीं चाहिए तो रहने दो। लीडर ने कहा, जब ये गेट्स की रियलिटी समझेगा तब खुद सीख जाएगा कि वाइज टॉक को इग्नोर करना कितना डेंजरस होता है। क्योंकि गेट वो टीवी शो नहीं है जहां हीरो बनना क्राइस्ट का सेकंड कमिंग लगे। और फिर वो पल आया जब दोजान के सामने एक जायंट ट्रोल खड़ा हो गया, रेडी टू ईट हिम अलाइव। मॉन्स्टर ने एक जोरदार हमला किया, लेकिन टारगेट मिस करके जमीन पर मार दी। भाई इतनी तेजी से हिला कि ट्रोल को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। फिर उसने अपना फिस्ट कसकर एक ऐसा पंच मारा जिससे ऑर्क का चेहरा सीधा उड़ गया। सीन कुछ ऐसा था जैसे वन पंच मैन या ओमनी मैन किसी किलिंग स्प्री पर हो। अब जबकि मॉन्स्टर का काम तमाम हो गया, टाइम आ गया है मेन चीज का, लूटिंग बेबी। सबसे पहले उसने उस तलवार को उठाया जो वो कमीना लेकर घूम रहा था। फिर उसी सोर्ड से मॉन्स्टर की बॉडी को चीरकर एक शाइनी जेम स्टोन निकाली। ये एक लो ग्रेड मैजिक स्टोन थी, इतनी बेकार कि दोजान ने अपनी पास्ट लाइफ में कभी इसे हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन इस समय वो कंगाल है तो मजबूरी है। तभी अचानक कई और मॉन्स्टर्स वहां आ धमकते हैं, अपने मरे हुए दोस्त को देखकर बुरी तरह भड़के हुए। दोजान पीछे मुड़ा और उस जेम स्टोन को इतनी स्पीड से फेंका कि एक मॉन्स्टर का सिर ही उड़ गया। बाकी दो बेवकूफ ऐसे दौड़े जैसे उन्हें मरने की बुरी आदत हो, और हमारे भाई को तो बस मौका चाहिए केओस फैलाने का। तभी सीन कट होता है उन हीरोज की टीम की ओर जो अभी भी मॉन्स्टर इन्फेस्टेड इलाके से गुजर रही है, और उनके दिमाग में दोजान ही घूम रहा है।
टीम की ऑरेंज हेयर्ड लड़की सच में डोजान को लेकर चिंता में है। उसे डर है कि वो मारा ना जाए, लेकिन टीम का लीडर उसे आश्वस्त करता है अगर वो अनऑथराइज्ड बंदा है और गेट में घुस गया तो कंट्रोल सेंटर के एजेंट्स उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। और वैसे भी सी रैंक गेट में कोई मरने वाला नहीं होता जब तक वो खुद बेवकूफी से मॉन्स्टर्स पर जंप ना करते। बार्ली भी लीडर से अग्री करता है। वो घमंडी लड़का अब तक डर से कांप रहा होगा और एजेंट से उम्मीद लगाए बैठा होगा कि वो उसकी जान बचा लेंगे, लेकिन सच्चाई तो एकदम उल्टी है। यहाँ डोजान वो बंदा है जिससे ये ओवरसाइज्ड सैंडबैग्स डर रहे हैं। एक पंच और शिकार ढेर, इतना फास्ट कि कोई उसे छू भी नहीं पा रहा। ब्लेड तो छोड़ ही दो। वो एक मॉन्स्टर के पीछे प्रकट होता है और ऐसा किक मारता है कि उसके सिर का नामो निशान मिट जाता है। सबको धो डालने के बाद वो उनमें से एक की तलवार उठा लेता है और मजे से सारे मैजिक स्टोन्स हार्वेस्ट करता है। कुछ देर बाद जब उसकी बैग भर जाती है वो निकलने को तैयार होता है, लेकिन ऑनेस्टली आज का लूट उसे डिसअपॉइंटिंग लगता है। सब बेकार क्वालिटी की जेम्स। तभी एक कंट्रोल एजेंट की उस पर नजर पड़ती है। वो बाकियों को बुलाता है। जैसे ही डोजन मुड़ने ही वाला होता है सूटेड एजेंट्स उसे घूरते हुए पास आ जाते हैं। वो बताते हैं कि वो गेट कंट्रोल सेंटर से है और उससे हीरो रजिस्ट्रेशन कार्ड दिखाने को कहते हैं। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो उसे उनके साथ चलना पड़ेगा। हमारा भाई कंफ्यूज होता है। सूट का टोन और भी कोल्ड हो जाता है। वो उसे वार्न करता है, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करो, लेकिन डोजन के चेहरे पर सिर्फ अनॉयंस दिखता है, जैसे यह सब बेवजह का ड्रामा उसके मूड को खराब कर रहा हो। फिर भी उसमें बहस करने की एनर्जी नहीं होती। वो बस पीछे मुड़ता है और जाने लगता है। अब बात जब वर्ड से नहीं बनी तो सूट्स उसे धमकाते हैं। अगर कोऑपरेट नहीं किया तो हैंडकफ्स लगाएंगे और जरूरत पड़ी तो फोर्स भी यूज होगा। उनमें से एक इम्पेशेंट एजेंट डोजान का हाथ पकड़ता है और इंजरी की धमकी देता है। अगर तुमने रेजिस्टेंस किया तो सब जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। लेकिन भाई अब तंग आ चुका है। डोजान उसका हाथ कसकर पकड़ता है और वार्निंग देता है, मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश मत कर वरना बुरा होगा। ये बात सुनकर उस बंदे की रूह कांप जाती है। दो और एजेंट्स अपने मैजिक इन्फ्यूज्ड बटॉन्स निकालते हैं। ये ग्रेड 4 स्टाफ्स होते हैं जो एक ऑर्क को गिरा सकते हैं, लेकिन हमारे भाई को नुकसान पहुंचाने के लिए वो काफी नहीं है। वो बंदा जो उसका हाथ पकड़े खड़ा था अब बिल्कुल बेबस दिख रहा है। डोजान उसका हाथ मरोड़ता है इतनी फोर्स से कि वो सीधा रोने जैसा मुंह बना लेता है। फिर वो आखिरी वार्निंग देता है, अगर तुम्हें अपनी थोड़ी सी भी इज्जत बचानी है तो निकल लो। लेकिन ड्यूटी बाउंड एजेंट्स अब पीछे नहीं हटते, उन्हें फाइट करनी ही है। एजेंट्स अपने मैजिक स्टाफ से डोजन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई कामयाब नहीं होता। तभी डोजन एक को जोरदार पंच मारता है, सीधा उसकी बैक पर, फिर दूसरे को पेट में घुसा दे मारता है। अब बचे हैं बस वो ग्लासेस वाला बंदा जो आखिर तक खड़ा है। आखिरी बंदे को एहसास हो जाता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, इसलिए वो टेंस हो जाता है। डोजन हवा में घुलता है जैसे वैनिश हो गया हो और वो बंदा पैनिक कर जाता है। लिटरली किसी को गायब होते देख उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। फिर अचानक एक जबरदस्त पंच उसके पेट में पड़ता है जिससे वो पीछे स्टैगर कर जाता है। अब डोजान इन एजेंट्स और उनके बेहुदा रूल्स से परेशान हो गया है। आखिरकार वो सोचने लगता है कि शायद उसे हीरो के तौर पर ऑफिशियली रजिस्टर हो जाना चाहिए। एजेंट उसे समझाता है कि जब तक वो इलीगल काम नहीं करेगा तब तक कोई उसे चेज नहीं करेगा। लेकिन तभी डोजान एक अजीब सवाल पूछता है, रिफ्ट क्या होता है? ये सुनकर एजेंट थोड़ा हिल जाता है क्योंकि ये बात आम लोग नहीं पूछते। इस दुनिया का सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। दुनिया भर में कुछ मिस्टीरियस पैसेजेस हैं जो दूसरी दुनिया से कनेक्ट करते हैं, जहां अजीब मॉन्स्टर्स रहते हैं। इन पैसेजेस से निकले हुए जेम स्टोन्स एक नई तरह की एनर्जी सोर्स बन चुके हैं, जिसकी वजह से उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसलिए गवर्नमेंट इन पैसेजेस को पूरी तरह कंट्रोल करती है और जो पैसेजेस ऑफिशियली अलाउ किए गए हैं उन्हें गेट्स कहा जाता है। वहीं जो अनकंट्रोल्ड और सील्ड नहीं है उन्हें रिफ्ट्स कहते हैं। डोजन को अब ये बहुत अनोइंग लगने लगा है कि वो जिस भी गेट से गुजरता है उसे ट्रेसपासर समझ लिया जाता है। एजेंट समझाता है कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड बंदा बिना परमिशन गेट में घुसता है तो कंट्रोल सेंटर को सिग्नल चला जाता है और बी रैंक या उससे ऊपर के एजेंट्स भेज दिए जाते हैं। अब जब डोजन ने रिफ्ट में घुसने की बात की तो एजेंट उसे सख्त वार्निंग देता है कि रिफ्ट में अनऑथराइज्ड एंट्री सीधे पनिशमेंट दिला सकती है। नो वार्निंग, नो नेगोशिएशन। मगर डोजान अब किसी भी एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्टेड नहीं है। वो उस एजेंट को सीधे उसके चेहरे से पकड़ता है और ऐसे फेंकता है जैसे कोई पुराना रैग हो। अब वो एजेंट अंदर से रिग्रेट फील कर रहा है कि काश उसने हेडक्वार्टर्स को पहले ही कॉल कर लिया होता, क्योंकि ये सीन अब उसके पे ग्रेड से बाहर जा चुका है। डोजान जाते जाते एक बार पीछे मुड़कर उसे देखता है और सोचता है कि यह बंदा कितना पैथेटिक है। उस एजेंट का हाथ फ्रैक्चर हो चुका है और वो अब चिल्ला चिल्ला कर उसे पकड़ने की धमकी दे रहा है। सीन शिफ्ट होता है सोल गैस एंड डिजिटल कॉम्प्लेक्स की तरफ, जो अब हीरो कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर गेट से मिली सारी चीजों की बाइंग और सेलिंग होती है।
आजकल ये जगह बहुत ज्यादा बिजी है। डोजन वहां के एक स्टोर में घुसता है जहां जेम स्टोन्स का कारोबार होता है। अंदर एक जेन जी टाइप लड़का रील्स स्क्रॉल करता मिल जाता है। जैसे ही डोजान उसे स्टोन्स बेचने की बात करता है, वो स्मार्ट शॉपकीपर तुरंत अपनी दुकान की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देता है। बोलता है कि उनकी ब्रांच पूरे देश में सबसे ज्यादा रेट देती है। डोजन अपने सारे मॉन्स्टर ब्लड से सने लो ग्रेड मैजिक स्टोन्स काउंटर पर रख देता है, जिससे स्टोर ओनर की शक्ल बिगड़ जाती है, जैसे उसे किसी ने चुपके से धो दिया हो। फिर भी वो ज्यादा कंप्लेन नहीं करता और ट्रांजैक्शन प्रोसेस में लग जाता है। वो डोजन से पूछता है क्या उसे कॉफी चाहिए और फिर साफ सफाई करते हुए ब्लड हटाता है। थोड़ी देर बाद वो पूरे स्टोन्स की वैल्यू कैलकुलेट करता है। 12 लो ग्रेड, 16 मीडियम ग्रेड और कुछ अपर लोअर ग्रेड स्टोन्स मिलाकर टोटल बनता है लगभग 5.5 मिलियन वन, वो भी 40% कमीशन डिडक्ट करने के बाद। डोजन को ये बात हजम नहीं होती। उसने सारी मेहनत की, जान खतरे में डाली और ये बंदा आराम से 40% काट रहा है। शॉप ओनर गर्व से कहता है कि वो ऑलरेडी जेनरस है क्योंकि बाकी शॉप्स 45% या उससे ज्यादा लेते हैं। वो इतना कॉन्फिडेंट है कि कहता है अगर प्राइस पसंद नहीं तो स्टोन्स वापस ले लो। डोजन को उसकी बातों में कोई दम नहीं लगता और वो अपने सारे स्टोन्स वापस बैग में भरने लगता है। अब दुकानदार पैनिक करता है और उसका हाथ पकड़कर डिमांड करता है अप्रेजल फी 30,000 वन, कॉफी का चार्ज 10,000 वन और उसका लग्जरी टॉवल जो ब्लड से रुइन हो गया उसका भी पैसा दो। कुल मिलाकर वो डोजन से 350,000 वन मांगता है, लेकिन डोजन साफ कर देता है कि वो इस अनरीजनेबल डिमांड के आगे झुकने वाला नहीं है। जब कोई बात नहीं बनी तो वो हरामी सीधा स्ट्रीट ठग वाली टैक्टिक्स पर उतर आता है। वो डोजान को धमकी देता है कि उसके पास सी क्लास हीरोज हैं जो उसके गार्ड हैं। तभी वो भारी भरकम बंदे पीछे के दरवाजे से घुसते हैं और पूछते हैं कि किसे सबक सिखाना है। डोजान बस एक तीखी नजर फेंकता है उस हरामी पर और बदले में वो भी वैसी ही इंटेंसिटी से देखता है। थोड़ी देर बाद सीन कट होता है उस शॉप ओनर की कांपती हुई, पसीने से भीगी शक्ल पर, जो खुद को हीरो समझ रहा था। लेकिन जब डोजान ने उसके 3 पिग्स को बिना पसीना बहाए गिरा दिया, तब उसे असली मेन कैरेक्टर कौन है पता चल गया। इसके बाद डोजान कामली काउंटर की तरफ जाता है और बिना किसी बहस के कमीशन सिर्फ 1% तय करवा लेता है। अब कोई भी उस स्टेयर से लड़ नहीं सकता जो सीधा आत्मा तक घुस जाए। डोजान आराम से बाहर निकलता है, हाथ में नोटों का मोटा बंडल लिए जो उसने अपने पसीने या यूं कहो कि मुक्कों से कमाया है। घर पहुंचते ही उसकी दादी और छोटी बहन दोनों पैसों की ढेर देखकर दंग रह जाती है। दादी पा को तो शक होता है कि ये सब नकली पैसे हैं। डोजान झट से बोलता है कि उसने एक दोस्त को पैसे उधार दिए थे जिसने अब एक बिजनेस शुरू किया और वो जबरदस्त चल पड़ा। दादी को यकीन नहीं होता कि उसका पोता किसी का चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकता है, लेकिन वो ज्यादा सवाल नहीं करती। वहीं उसकी बहन तो खुश होकर उछलने लगती है जैसे अब वो अमीर हो गई हो। उसकी प्यारी बहन की खुशी देखकर डोजान को एहसास होता है कि वो वाकई प्रोग्रेस कर रहा है। उसे याद आता है उस लड़के की आखिरी ख्वाहिश जिसके शरीर में अब वो जी रहा है। उसका आखिरी सपना था कि उसकी दादी और हाफ सिस्टर यूनयोंग एक सेफ और खुशहाल जिंदगी जिए। उस लड़के की आत्मा गायब हो चुकी थी और डोजन को मौका भी नहीं मिला था कुछ कहने का। जब उसने होश संभाला तब तक वो एसईओ डोजन बन चुका था। अब उसका मिशन साफ है, इस छोटी फैमिली को सिक्योर और खुश रखना। इसके लिए वो कोरिया का सबसे सुरक्षित घर खरीदना चाहता है जिसकी कीमत है 110 बिलियन वॉन। पैसे कमाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, बस उसे अपनी ओरिजिनल ताकत वापस पानी है। ये दुनिया काफी हद तक वैसी ही है जैसी उसकी पिछली डिस्ट्रॉयड वर्ल्ड थी, बस यहाँ के मॉन्स्टर्स, गेट्स और रिफ्ट्स थोड़े कमजोर हैं। डोजन जो पिछले जन्म में सोर्ड गॉड था, इस जगह को सिर्फ एक सैंडबॉक्स समझता है। अभी तक तो वो अपनी असली ताकत का सिर्फ 10वां हिस्सा ही इस्तेमाल कर रहा है। तभी दरवाजे पर नॉक होता है और एक विजिटर खुद को डोजन से मिलने आया बताता है। डोजन दरवाजा खोलता है तो सामने 2 गुंडे खड़े हैं। वो लोग 48 मिलियन वॉन का पुराना कर्ज वसूलने आए हैं। डोजन को समझ आ जाता है कि ये जरूर वो लोन शार्क्स हैं जिनसे असली एसईओ डोजन ने अपनी दादी के हॉस्पिटल बिल्स के लिए 5 मिलियन वॉन उधार लिए थे। अब ये लोग क्रेजी इंटरेस्ट जोड़कर 10 गुना अमाउंट मांग रहे हैं। उन्हें पता चल गया है कि डोजन इन दिनों गेट्स से पैसे कमा रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर पैसा वसूलने आए हैं। लेकिन इन दोनों को रिपेमेंट में मिलती है एक जॉ क्रशिंग पंच सीधा बड़े ठग के मुंह पर। वो उड़कर दीवार से टकरा जाता है और उसका साथी बस खड़ा देखता रह जाता है। डोजन उसे गुस्से से घूर कर याद दिलाता है कि उसने पहले ही 9 मिलियन चुका दिए है। सीधी बात, अब अगर हिसाब लगाओ तो ये लोग डोजान को इंटरेस्ट दें। फिर वो एक और पंच मारता है, इतना जोर से कि दूसरा ठग रोने लगता है। डोजान उसे कहता है कि जाकर अपने बॉस से बोल देना डोजान खुद मिलने आ रहा है। इसके बाद सीन कट होता है एक शॉपिंग मॉल की तरफ जो लोगों से भरा हुआ है। वहां डोजान अपनी बहन ओनियोंग को एक टेडी बेयर स्टोर में ले आया है। आज वो उसे जो चाहे दिलाने वाला है।
वैसे तो दोजान पहले इतना सॉफ्ट हार्टेड नहीं था, लेकिन ओरिजिनल सीईओ दोजान की यादों ने उसके दिल को इंसानियत से भर दिया है। उसे देखकर खुशी होती है कि उसने अपने अंदर की इमोशंस वापस पाई हैं। पन्योंग उसकी हाफ सिस्टर जरूर है, लेकिन वो अब उसे दिल से अपना मानता है। वो बच्ची आखिरकार एक प्यारा बनी टॉय चुनती है, छोटा और फ्लफी सा। दोजान उसकी मासूम खुशी देखकर ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस बच्ची को कभी दुख नहीं देगा। उसकी जिंदगी अब सिर्फ एक मिशन है, इस नन्ही सी फैमिली को दुनिया के हर खतरे से बचाना। वो लड़की बड़ी मॉडेस्टी से एक छोटा सा स्टफ टॉय उठाती है ताकि ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट ना लगे, लेकिन दोजान उसके लिए एक बड़ा सा टेडी चुन लेता है। उसे नहीं चाहिए कि वो किसी चीज में पीछे रहे। आखिर आज उसका दिन है, वो जो चाहे बिना पैसे की टेंशन के ले सकती है। फिर दोनों बढ़िया खाना एंजॉय करते हैं। जैसे ही वो अपना मील एंजॉय कर रहे होते हैं, एक अजनबी आवाज दोजान का नाम लेती है। एक मिडिल एज्ड औरत जिसके पीछे बॉडीगार्ड्स हैं अचानक सामने आ जाती है। ये चबी मिल और कुछ नहीं, बस एक और हेटर लगती है जो दोजन की बुराई करने आई है। पहले वो दोजन के ड्रेसिंग सेंस पर ताना मारती है, फिर उसकी बगल में बैठी लड़की पर सवाल उठाती है। बोल्ड होकर बोलती है कि जरूर किसी को प्रेग्नेंट कर दिया होगा और ये लड़की उसी की वजह से है, वैसे ही जैसे उसकी मां ने उसे दुनिया में लाया था। अब ये शार्प कमेंट सुनकर दोजन अंदर से बॉयल कर रहा है, लेकिन वो लड़की ली यूनयोंग कुछ समझ नहीं पा रही कि ये औरत है कौन और ऐसा बोल क्यों रही है। तभी वो मिल लड़की से उसका नाम पूछती है। लड़की सॉफ्टली जवाब देती है, ली यूनयोंग। और जैसे ही सुनती है कि वो दोजन की बहन है, इस औरत की शक्ल बदल जाती है, लेकिन आदत से मजबूर वो लड़की की ड्रेसिंग पर भी ताना मार देती है। कहती है, तिश, कितनी मैस है ये। और तो और उसकी मरी हुई मां को भी नहीं छोड़ती। दोजन का गुस्सा अब लिमिट पर है, लेकिन फिर भी वो खुद को कंट्रोल कर रहा है। ये देखकर वो माइल भी चौंक जाती है। इतनी प्रवोक करने पर भी वो रिएक्ट नहीं कर रहा। लेकिन ये औरत कहाँ मानने वाली थी। एक स्टेप और आगे जाती है। वो एक चाइल्ड से पूछती है, बता हालत का मतलब क्या होता है। बस अब दोजान का पेशेंस टूट जाता है। वो झल्ला कर बोल देता है, तू एक अगली औरत है जो किसी और ट्राइब की लगती है। अब ये सुनकर वो औरत आंखें फाड़ कर उसे देखती रह जाती है, लिटरली माइंड ब्लैंक। अब थोड़ा कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं। दोजान एक इलेजिटिमेट चाइल्ड था और बचपन में बहुत गरीबी में रहा। जब वो सिर्फ 7 साल का था, उसकी मां गुजर गई। किसी तरह वो अपने बाप के घर पहुंचा, लेकिन वहां भी कोई उसे अपनाने को तैयार नहीं था। जब उसके बाप की शादी एक नई औरत से हुई और उनका लेजिटिमेट बेटा हुआ, तो दोजान को पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया। फिर उसे घर से बाहर निकाल दिया गया और उसने अपनी दादी के घर अपने हाफ सिबलिंग के साथ रहना शुरू किया। अब जब वो पीछे देखता है तो उसे पुराने दोजन पर तरस आता है, जो सब कुछ सहकर भी हंसता रहता था, जैसे सब ठीक हो। लेकिन अब वो सब कुछ बदलना चाहता है। टर्न्स आउट ये औरत उसकी स्टेप सिस्टर है, इसलिए वो खुद को रोक रहा था। लेकिन अब और नहीं। वो याद करता है कैसे एक ही छत के नीचे उसने इस औरत को झेला था। आज भी वो उतनी ही डिस्गस्टिंग और ऑर्क जैसी लगती है, न सिर्फ दिखने में बल्कि सोच में भी, और ऊपर से इतनी डम कि बस मत पूछो। दोजान अब उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। बोलता है कि वो बस एक जेलस रैक है जिसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भरा है, इसलिए दूसरों को अगली बोलती है ताकि खुद को बेहतर फील करा सके। लेकिन सच ये है कि वो बस एक गोल्ड डिगर है जिसे दूसरों की लाइफ से ऑब्सेशन है। औरत गुस्से में लिटरली फटने वाली है, तभी दोजन की स्टेप मॉम वहां आ जाती है। अपनी मां को देखकर वो औरत उसके पास दौड़ती है, एकदम वाइनी टोन में शिकायत करती है कि दोजन ने उसे वर्ड से डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन उसकी मां उसे एक कोल्ड ग्लेयर देती है और चुप करा देती है। नॉट गonna lie, ब्रो की स्टेप मॉम स्ट्रेट अप क्वीन लगती है। पहले तो लगा कि यही अगली माइल उसकी स्टेप मॉम होगी, लेकिन असली स्टेप मॉम तो क्लास ही निकली। वो दोजन की तरफ देखती है और बड़े ही ग्रेस के साथ उसे ग्रीट करती है। अब उस स्टाइलिश स्टेप मॉम की बारी है। वो पूरे ग्रेस के साथ दोजन से बात करती है, उसे घर आने का इनवाइट देती है, चलो थोड़ा वक्त साथ बिताते हैं। लेकिन दोजन जानता है कि ये सारी मुस्कानें फेक हैं। यही औरत तो थी जिसने 12 सालों तक उसके जीवन को दुखों से भर दिया। जैसे जैसे वो पुरानी बातें दोहराती है, दोजन के अंदर का PTSD ट्रिगर होने लगता है और उसकी आंखों की सीरियसनेस इंस्टेंटली बदल जाती है। फिर वो एक ठंडे लहजे में उससे कहता है, चल निकल यहाँ से। इस एक लाइन से उस औरत की डिग्निटी को ऐसा झटका लगता है जैसे किसी ने उसके ईगो को चीर कर रख दिया हो। वो चुपचाप घूमकर चली जाती है, जैसे आखिरी बची हुई इज्जत समेट रही हो। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि वो लड़का जो कभी एक थप्पड़ पर चुप हो जाता था, आज ऐसा जवाब देगा।
उसकी बेटी और बॉडीगार्ड्स भी पीछे पीछे निकल जाते हैं। गार्ड्स तो पूरी सीन में सिर्फ शो पीस बने रहे। डोजान भी अब उनियोंग के साथ उस जगह से निकलने का फैसला करता है। उसका रिएक्शन इंटेंशनल था। वो अपने स्टेप फैमिली को एक मैसेज देना चाहता था। अब वो पुराने वाला सियो डोजान नहीं है। अब जो उनके सामने खड़ा है वो एक नया इंसान है जो किसी से डरता नहीं। सीन कट होता है एक मर्सिडीज पर जो रोड पर तेजी से दौड़ रही है। अंदर बैठी हैं वो दोनों औरतें, ट्रैश मॉम और उसकी डॉटर। बेटी अपनी माँ पर भड़कती है कि उसने डोजान को उसकी जगह क्यों नहीं दिखाई, उल्टा वहां से भाग आई। लेकिन माँ का गुस्सा तो कुछ और ही लेवल पर है। वो अपने बोर्ड मैनेजर से पूछती है कि डोजान अब तक जिंदा कैसे है, जब साफ साफ इंस्ट्रक्शंस थी कि साफ साफ काम होना चाहिए। बॉल्डी घबरा कर कहता है कि रिपोर्ट्स भी यही कहती थी कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन अब वो दोबारा सब चेक करेगा और इस बार काम पूरा कराएगा। वहीं दूसरी तरफ बेटी को तो अब जाकर समझ आ रहा है कि उसकी शेरी माँ असल में क्या खेल खेल रही थी। किलिंग और डाइंग जैसे वर्ड्स सुनकर वो थरथराने लगती है। माँ उससे पूछती है, कहीं तुझे डोजान से फीलिंग्स तो नहीं? सवाल सुनकर वो पिगी गर्ल पूरी तरह से ऑफ गार्ड हो जाती है। उसके चीक्स ब्लश कर जाते हैं, लेकिन असल में वो इसलिए डर रही है क्योंकि अगर ग्रैंडपा या डैड को कुछ पता चला तो उनके लिए भारी मुसीबत हो जाएगी। माँ उसकी बात का जवाब एक टाइट ग्रिप से देती है। उसका मुंह पकड़कर कहती है, स्टे द हेल आउट ऑफ माय बिजनेस। उसकी माँ पूरी तरह तय कर चुकी है कि डोजान को जिंदा नहीं छोड़ना। जो इंसल्ट उसने झेली है उसका बेस्ट रिवेंज यही होगा। फिर कहानी कट होती है एक फ्लैशबैक की तरफ। करीब 1 दशक पहले दुनिया पूरी तरह तबाह हो गई थी जब पहली बार रिफ्ट्स की अपीयरेंस हुई। इन टेरिफाइंग पोर्टल से ऐसे मॉन्स्टर्स निकले जिनका मकसद था ह्यूमंस का कत्ल। ये तबाही रुकी नहीं, सिटीज जलने लगी और केओस फैल गया। लेकिन जैसे डार्कनेस आई वैसे ही लाइट भी आई, हीरोज के रूप में। उन्हीं की वजह से पहली बार माना स्टोन्स भी खोजे गए मॉन्स्टर्स की लाशों से। अब वापस वर्तमान में डोजान एक जगह की ओर बढ़ रहा है, सोचते हुए कि कैसे मैना स्टोन्स ने दुनिया की एनर्जी डिपेंडेंसी ही बदल दी। अब हर कंट्री रिफ्ट गेट्स को कंट्रोल करना चाहती है ताकि ज्यादा रिसोर्सेज हासिल कर सके। आज का सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन इसी सिस्टम पर टिका हुआ है, इसलिए हीरोज की डिमांड स्काई हाई है और एक प्रॉपर हीरो ही लगातार हाई सैलरी पा सकता है। अब डोजान अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है, योंगजोंग OHCS कैपिटल एस्टेब्लिशमेंट। हाँ, नाम लंबा है बट देयर इज अ रीजन ही इज हियर। जैसे ही वो अंदर एंटर करता है वहां का बॉस और उसके चमचे बिल्कुल टिपिकल गूंस लगते हैं जो सिर्फ अगली फेस से डराना चाहते हैं। लेकिन डोजान पूरा चिल्ड आउट मोड में है। बॉस अपनी सिगरेट बुझाता है और सार्कास्टिकली कहता है, बड़ी हिम्मत है तेरी, हमारे लोगों की ऐसी हालत कर दी और फिर खुद हमारे दरवाजे पर चला आया। लेकिन हमारे बंदे के चेहरे पर जरा भी डर नहीं है। असल में डोजान को किसी की परवाह नहीं है। ये बात खुलकर सामने आती है। वो बड़े स्मार्ट तरीके से बॉस को बताता है कि असल में खुद डोजान ही नुकसान में है। ये बात बॉस को बिल्कुल समझ नहीं आती तो वो क्लैरिफिकेशन मांगता है। डोजान बताता है कि वो यहाँ आया है अपनी कॉम्पनसेशन लेने, क्योंकि इन क्लाउन्स की वजह से उसे मेंटल, फिजिकल और मटेरियल लॉसेस झेलने पड़े हैं। बॉस ने पहली बार देखा कि ये लड़का अब पहले जैसा सॉफ्ट स्पोकन नहीं रहा। उसकी पर्सनैलिटी में कोई बड़ा बदलाव आया है। उसने जो लाकी भेजा था उसे वही लड़का पस्त कर चुका है। बॉस को शक है कि डोजान ने गेट के अंदर कोई अवेकनिंग एक्सपीरियंस किया होगा। फिर भी वो एरोगेंट होकर कहता है कि ये न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस उसका डाउनफॉल बनेगा। हिपोक्रेट बॉस डोजान को ओवर कॉन्फिडेंट कहता है और अपनी कुछ ग्रम्पी लड़कों को भी बुला लेता है उसे डराने के लिए। लेकिन डोजान जो स्वॉर्ड गॉड का एक्सपीरियंस रखता है, उनके लिए ये लड़के सिर्फ कीड़े ही हैं। बॉस की बात पूरी तरह बकवास लगती है। उसका कहना है कि अवेकन्ड लोग भी आखिर में लो क्लास हीरोज की तरह मर जाते हैं। मजेदार बात यह है कि बॉस सोचता है डोजान B क्लास हीरो से ऊपर नहीं है और उनकी ऑर्गेनाइजेशन आसानी से उसे हरा सकती है। दूसरी ओर डोजान बैकग्राउंड में सोफे पर आराम से बैठा है जबकि 5 लोग उसे घूर रहे हैं। वो बिना किसी अम्यूजमेंट के बॉस को कहता है कि वापस बैठ जाए। बॉस हैरान रह जाता है कि डोजान उसी सीरियस टोन में बात कर रहा है। तभी एक लड़का प्रोवोक्ड होकर डोजान को चैलेंज देता है। डोजान अपनी ग्लासेस उतारता है और कंफ्यूजन बढ़ाता है। फिर एकदम माइक टाइसन के पंच जैसा एक रॉकेट पंच उस लड़के के चेहरे पर लगाता है। लड़का हवा में उड़ जाता है। उसके दोस्त शॉक में रह जाते हैं। लेकिन ये सब नहीं, डोजान बाकी लड़कों को भी नॉक डाउन कर देता है। ये फाइट लड़ते हुए भी वो बॉस की शेरी मनी लेंडिंग बिजनेस की बात करता रहता है। उसने ऑरेंज हेयर्ड पंक पर भी एक पंच मारा जो नकली आईडी बिजनेस चलाता है। डोजान कहता है कि उसे एक ऑफिशियल हीरो आइडेंटिटी चाहिए ताकि वो लीगल तरीके से पैसे कमा सके। आखिरी लड़के के अटैक से बचते हुए डोजान ट्रिपल पंच से उसे भी नीचे गिरा देता है और पूरा ग्रुप उसकी स्पेशल स्लीपिंग रूटीन में सो जाता है जो 100% काम करती है। डोजान अपनी डिमांड्स बताता है। उसे एक फुल प्रूफ आइडेंटिटी चाहिए जो बाद में किसी तरह की समस्या न बनाए।
बॉस चौंक जाता है कि ये सब कुछ सेकंड्स में हो गया। कुछ लड़कों ने लड़ाई में इंटरफियर नहीं किया, जो उनकी वीकनेस बताता है। बॉस सोच में पड़ जाता है कि डोजन बी क्लास हीरो हो सकता है। उसे याद दिलाना पड़ता है कि फोकस करे। अंत में बॉस ये जॉब एक्सेप्ट कर लेता है। डोजन पोलाइटली बॉस का शोल्डर पकड़ता है और इंटिमिडेटिंग लुक देता है। वो जानना चाहता है कि क्या होंग हीजो, उसकी स्टेप मॉम, ने उस पर हिट ऑर्डर दिया है। बॉस स्पीचलेस हो जाता है। डोजन इतनी जोर से पकड़ता है कि बॉस दर्द से चिल्लाता है। उसकी लड़के भी मदद के लिए कुछ नहीं कर पाते। फिर बॉस बताता है कि उसकी स्टेप मॉम की साजिश क्या थी। वो डोजन के बैंक अकाउंट से पैसा निकालकर उसे फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी में डालना चाहती थी ताकि वो सुसाइड करे। सच में ये एक ईवल प्लान था, खासकर अपने ही बेटे के खिलाफ। डोजन ये सब सुनता है। थोड़ी देर उसकी दया आती है और वो बॉस को छोड़ देता है। सोचने वाली बात ये है, क्या ये भी एक रीजन था कि उसे उस गेट के अंदर बंद कर दिया गया और अब बॉस, हाँ वही डेडली दिखने वाला बंदा, एकदम इनोसेंट सा बन जाता है, जैसे उसका तो कोई लेना देना ही नहीं इस पूरे सीन से। वो तो ये तक बोल देता है कि भाई अगर तू मर जाता गेट के अंदर तो मुझे तो पैसे भी नहीं मिलते तेरी एग्जीक्यूशन के। और वहीं से दिमाग की लाइट जलती है डोजन की। अब लग रहा है कि शायद बॉस सच में झूठ नहीं बोल रहा। डोजन वहीं खड़ा खड़ा बोलता है, काम चोलबू, और ये वही नाम है उस बंदे का जिसने उसे पहली बार इस गेट में घुसवाया था। अब भाई का टारगेट क्लियर है। कल तक उस बंदे की पूरी हिस्ट्री भूगोल टेबल पे चाहिए। 2 डिमांड्स क्लियर करने के बाद डोजन एकदम शांत तरीके से वहां से निकल जाता है और एंट्री के टाइम जो इंटेंस वाइब थी, एग्जिट के वक्त पूरा रूम चिल्ड हो जाता है। अब फिर से वही ओल्ड मूड। भाई डीप थॉट में चला गया। द रियल सीओ डोजन सिर्फ एक चीज चाहता था, अपनी छोटी बहन और दादी को हर हालत में सेफ रखना। बाकी सब चीजें बस एक्स्ट्रा दर्द देती थी और उसी दर्द की एक नई परत अभी जुड़ी है। लेकिन टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि अब स्वॉर्ड गॉड तैयार है सब कुछ रीसेट करने के लिए। नेक्स्ट डे, बूम, हमारा बंदा ऑफिशियली रजिस्टर हो चुका है और गेस व्हाट, उसे मिलती है बी रैंक, जो कि सरप्राइजिंगली काफी सॉलिड है। वरना बाकी स्टोरीज में तो हीरो को एफ रैंक देकर सिंपैथी बिल्ड की जाती है, लेकिन यहाँ नो ड्रामा, स्ट्रेट पावर। जैसे ही वो कार्ड मशीन पर टैप करता है, सिस्टम उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई कर देता है। लेकिन तभी एक चीकी सी वार्निंग मिलती है, हाई तेरी रैंक उस क्वेस्ट के लिए काफी लो है जो तू करने जा रहा है। अब डोजन थोड़ी इरिटेशन में है। सोचता है उस बंदे से थोड़ा और लड़ाई कर लेता तो शायद ए रैंक दे देता, पर अब तो भाई ने ठान लिया है। सिस्टम कितना भी बोले डोंट एंटर, इट्स डेंजरस, उसके डिक्शनरी में डर नाम का कोई चैप्टर है ही नहीं। पर डोजन सीधा निकल पड़ता है नाइट आइलैंड गेट की तरफ। अब जरा गेट की बात कर लेते हैं। टेक्निकली तो ये एक बी रैंक गेट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई बी रैंक हंटर इसमें सरवाइव कर सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमेशा गेट से एक लेवल हायर हंटर को भेजा जाना चाहिए। प्लस इसका लेआउट भी बी रैंक टाइप है, मतलब फैलाव बहुत है, सोलो हंटिंग मुश्किल हो सकती है। लेकिन गुड न्यूज, गेट टनल्स की शेप में है, मतलब थोड़ी सी टैक्टिकल पोजीशनिंग से सोलो में भी काम चल सकता है। रिकमेंडेड तो ए रैंक हीरोज होते हैं, बट अगेन डोजन इज डोजन, रिस्क और फियर उसके लिए बस 2 जोक्स हैं।